फर्स्ट कीमो तो मैं बिल्कुल झेल नहीं पाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या रिएक्शंस होते हैं। फिर क्योंकि मेरी 19 कीमोस हुई हैं, मेरे सारे बाल गिर चुके थे। मतलब सबसे पहले मैं डर गई थी और मुझे लगा था मैं टकली हो जाऊंगी। मेरी जब सर्जरी हुई तो मेरा लेफ्ट ब्रेस्ट पूरा कंप्लीटली निकाला गया। तो ना तो मैं खाना खा पा रही थी। तो वो फेज मेरा बहुत डिफिकल्ट रहा है। इनफैक्ट वही फेज रहा है जब मैंने गिव अप किया था। आज भी मेरे हॉस्पिटल्स के विजिट्स थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज इट वाज अ स्टेज 4 कैंसर। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके बारे में आप जानते होंगे लेकिन पूरी तरीके से नहीं जानते होंगे। एक ऐसी पर्सनालिटी जो टीवी शोज, फिल्म्स और कई वेब प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा में तब आई जब उन्होंने अपनी ब्रेस्ट कैंसर जर्नी ओपनली शेयर की। मैं बात कर रही हूँ रोजलिन खान की। वेलकम रोजलिन। जब आपको पहली बार ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था तो वो मोमेंट कैसा था? एक्चुअली मैं काफी दिन से एनर्जी क्रैशेस फील कर रही थी। और उस दिन मुझे लगा कि एक ब्रेस्ट में कुछ लंप है काफी टाइम से। तो मैं इसकी हम नॉर्मली ऐसे सोचते हैं ना, चलो एक इसकी सोनोग्राफी कर ली जाए। हम्म। सो मैं अकेले चली गई। और जैसे ही मैं टेस्ट करवाने के लिए गई, सोनोग्राफी कराने, मुझे नहीं पता था कि मुझे मेमोग्राम भी करवाना पड़ेगा। हम्म। तो जो डॉक्टर थी, जो रेडियोलॉजिस्ट थी, उन्होंने जैसे यहाँ पर टच किया, शी सेड इट्स कैंसर। ओके। तो मुझे लगा क्या बकवास हो रही है, कैसे मतलब कोई कैसे मुझे इतने फिट इंसान को बोल सकता है कि ये कैंसर है। देन आई सेड कि मैडम आप ठीक से चेक कर लीजिए। देन शी सेड कि इफ यू आर डाउटिंग मी यू कैन जस्ट गो फॉर मेमोग्राफी। ओके। तो वो सेम ही सेंटर था जहाँ मैं करवा रही थी। तो मैंने पहले सोनोग्राफी करवाई, मेमोग्राफी कराई, और मैं वहां से निकली नहीं। मैंने उनसे कहा कि आप देखकर बता सकती हैं, रिपोर्ट तो आप मुझे 2-3 घंटे में देंगी, क्या मुझे आप देखकर बता सकती हैं, कंफर्म कर सकती हैं कि ये सच में मैलिग्नेंसी दिख रहा है आपको? तो शी सेड यस। हम्म। अब मैं वहां से, क्योंकि मैं अकेले गई थी और मेरे पास गाड़ी थी, मैं ड्राइवर के पीछे बैठ मतलब अपनी सीट पर बैठ कर आई और ड्राइवर आगे बैठा था। और मैं घर पहुंचने तक मैंने अपने आंसू जैसे रोके ना, मैं उनको शब्दों में नहीं बता सकती। मैं पूरे रास्ते ये सोचती रही कि मैं घर जाकर ये बताऊंगी कि मुझे डॉक्टर ने, जो रेडियोलॉजिस्ट है, उसने कहा है कि यहाँ पर कैंसर दिखाई दे रहा है। हम्म। तो हाफ एन आवर मैंने अपने आप को कैसे रोका है कि ड्राइवर मेरा रोना ना देख ले। वहां पर जहां पर मैं टेस्ट करवाने गई थी, मैं मुझे आपको अगर ये शॉकिंग न्यूज मिलती है कि आपको कैंसर है, तो उसको डाइजेस्ट करना, उसको प्रोसेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और उस वक्त जब आप अकेले हो। ट्रू। मैं घर आई और उसके बाद आई थिंक मैंने 6 मंथ्स तक अपना फोन नहीं देखा था। मुझे याद है वो वक्त के बहुत बुरा वक्त मैंने काटा है इमोशनली। जितना मैं डिस्टर्ब हुई शायद लाइफ में कभी किसी चीज को लेकर नहीं हुई। तो शुरुआत में कोई सिम्टम्स थे, कोई ऐसा कुछ बदलाव लग रहा था जो आपने इग्नोर किया? शुरुआत में मुझे बहुत कमजोरी फील हो रही थी। कमजोरी इन द सेंस कि मुझे लगता था कि मैंने शायद खाना नहीं खाया है। हम्म। और एक एनर्जी होता है ना कि देयर इज नो एनर्जी इन द बॉडी। हम्म। और मोस्टली हमारे इंडिया में होता यही है कि कैंसर अक्सर एडवांस स्टेज पर ही पता चलता है, क्योंकि हम छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। जैसे कि मैंने इग्नोर किया, मेरे ब्रेस्ट में एक लंप था छोटा सा। और मुझे लगता था ठीक है, काफी औरतों को होता है इस तरह का। ये एक नेचुरली काफी लेडीज को होते हैं ब्रेस्ट में लम्प्स, और हम उनको इग्नोर करते हैं। लेकिन हर एक लंप कैंसर नहीं होता। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि हर लंप जरूरी नहीं है कि उसमें मैलिग्नेंसी हो। अ, कुछ आई थिंक बहुत कम ऐसे अनलकी लोग होते हैं जिनके ब्रेस्ट के लंप साइज में स्लोली बढ़ते हैं और वो आगे चलकर कैंसरस बन जाते हैं। लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम उसको चेक करते रहें। तो लंप तो मेरी बॉडी में काफी समय से था और जी। पेनलेस था, तो मुझे लगा कि पेन तो होता ही नहीं है। बट हम्म। जैसे ही हेयर फॉल होने लगा, एनर्जी क्रैश होने लगा, मेरा वेट सडनली 10 केजीज, आई थिंक 3 to 4 मंथ्स में मेरा 10 केजी वेट रिड्यूस हुआ। तो ओके। मुझे लगा कि क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो मुझे लगा कि चलो एक्सरसाइज के रिजल्ट्स आ रहे हैं।
बट हम्म। जो एनर्जी क्रैश हो रही थी उससे पता चला कि कुछ तो है कि जिसे चेक करना चाहिए। तो कीमो सर्जरी ये सब हम बाहर से सुनते हैं, है ना? बट एक्चुअली ये कितना टफ होता है, मतलब एक पेशेंट ही वो सारी चीजें, वो पेन वो जो उस टाइम पे हो रहा होता है वो फेस कर रहा होता है, तो ये कितना टफ रहा होगा आपके लिए? फर्स्ट कीमो तो मैं बिल्कुल झेल नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या रिएक्शंस होते हैं। फिर क्योंकि मेरी 19 कीमोज हुई हैं, तो स्लोली मैंने उसकी भी आदत डाल ली थी। मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लेती थी कि हाँ, मेरी एनर्जी इतनी लो होगी, मैं बिस्तर से नहीं उठूंगी। मुझे लूज मोशंस होते थे जैसे ही हम कीमोथेरेपी लेते हैं, तो मोस्टली कुछ लोगों को वोमिटिंग होती है, इमिडिएटली सेकेंड डे आपको फीवर आ सकता है, हो सकता है सेम डे आपको फीवर आ जाए। और ये बॉडी का मैकेनिज्म होता है, बॉडी उस कीमो को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और हर पेशेंट की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। तो जो मैंने अपनी सर्जरी के दौरान झेला, शायद वो मैं भूल सकती हूँ, शायद क्योंकि उसके कुछ दिनों के पेन थे, और वो मैं सोते हुए मैंने गुजारे मोस्टली, क्योंकि बहुत ज्यादा पेनफुल सर्जरी थी। तो मैं सर्जरी से ज्यादा कीमोथेरेपी और रेडिएशन के पेन से गुजरी हूँ। तो मुझे लगता है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन बहुत डिफिकल्ट होता है, और आई थिंक सर्जरी तो हम फिर भी झेल लेते हैं एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। हम्म। अगर ये तीनों चीजों को कंपेयर किया जाए तो फिर भी सर्जरी एक बार झेली जा सकती है, मगर कीमो और रेडिएशन अगर एक साथ चलता है तो ना तो आप खाना खा सकते हो, आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, हम्म। आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, प्लस आपको रोज की हर 21 दिन में आपको कीमो लेना है, जी। और एक डेली आपको रेडिएशन लेना है, जिससे ऑलमोस्ट बॉडी काफी जल गई थी अंदर से, हम्म। अंदरूनी तौर से लेकर बाहर तक। तो ना तो मैं खाना खा पा रही थी। तो वो फेज मेरा बहुत डिफिकल्ट रहा है, इनफैक्ट वही फेज रहा है जब मैंने गिव अप किया था। मुझे लगता था कि मैंने तो कई बार ऐसे दुआ की कि इस जिंदगी से शायद मौत आसान है, बट हर डिफिकल्ट टाइम खत्म हो जाता है और फिर एक अच्छा दिन आता है। सी आई एम सिटिंग हियर, आई एम टॉकिंग टू यू, एंड या। इनफैक्ट तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक टाइम था, मुझे लगता था कि शायद मैं कभी ठीक नहीं होंगी। और आज जब मैं सोशल मीडिया पर आती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो लोग आज उस फेज से गुजर रहे होंगे जो मैंने कभी देखा है, तो उनके अंदर भी एक उम्मीद जागेगी, वो भी समझ सकेंगे कि इसके बाद एक अच्छी जिंदगी वापस मिल सकती है, आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो। इट इज अ डिफरेंट थिंग कि मुझे ऑन एंड ऑफ हॉस्पिटल्स जाना पड़ता है। आज भी मेरे हॉस्पिटल्स के विजिट्स थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इट वाज अ स्टेज 4 कैंसर, और ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर क्योरेबल नहीं होता है, दिस इज मोस्टली ट्रीटेबल। ट्रीटमेंट के दौरान बॉडी इमेज जो है कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, आपने बोला है हेयर लॉस, ठीक है, स्कार्स आ जाते हैं, देयर इज लॉट ऑफ चेंज, है ना? जब आप कीमोथेरेपी लेते हैं या आपकी सर्जरी हो जाती है, तो उस टाइम पे किस तरीके के बॉडी चेंजेस आपने फेस करे और कैसे आपने उसे टैकल किया? पता है, मैं हमेशा से अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस रही हूँ। आज भी मुझे लगता है कि मुझे सुंदर दिखना, जिस प्रोफेशन को हम बिलोंग करते हैं ना, वहां पे अगर आपके साथ कोई भी चीज हो रही होती है, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा होता है, तब भी आप हंस के मुस्कुरा के और लोगों के सामने ऐसे आते हो कि आप तो बहुत ही खुश हो। मैं उस वक्त ये नहीं सोच पा रही थी कि मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। मेरे सारे बाल गिर चुके थे, मतलब सबसे पहले मैं डर गई थी और मुझे लगा था मैं टकली हो जाऊंगी, पीपल विल से कि यार इसके तो बाल नहीं है। सी इंडिया में ना ये बहुत अजीब सी चीज है, मतलब आप और मैं तो इसे बड़ी अच्छे शब्दों में यूज करते हैं कि शी हैज लॉस्ट हर हेयर एंड ऑल। बट जब हम कहीं गाड़ी से जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं किसी और जगह जा रहे हो, जो जहां पर आपको लोग ओपनली ऐसे बोलते हैं, अरे वो टकली। या सो दीज आर एक्चुअली। द वर्ड्स जो मैंने फेस किए। हम्म। और इनफैक्ट उसके बाद एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ
कुछ डिपार्टमेंट्स में गई और मेरी कहीं पर बात हो रही थी, मैंने उनसे ऐसे ही कह दिया कि आई एम गोइंग थ्रू कैंसर। तो लोगों ने इमिडिएटली ऐसे ऐसे करके मास्क रख लिया, अपने फेस पे ऐसे हाथ रख लिया, ऐसे अपने फेस को कवर कर लिया। तो आज भी हमारे देश में लोगों को ये नहीं पता है कि कैंसर डिजीज इस तरह से फैलता नहीं है। ये तो एक डीएनए डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से बॉडी में मैलिग्नेंसी जैसी चीज आ जाती है। हमारे कुछ सेल्स हैं जो डेड होते हैं, मिलियंस में ट्रिलियंस में डेली हमारी बॉडी सेल्स प्रोड्यूस भी करती है और डेड भी होते हैं, मरते भी हैं। तो उसमें हम्म। अगर कहीं आपकी डीएनए में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो लोगों को आज इसके बारे में अवेयरनेस नहीं पता है। लोगों को ये नहीं समझ आता कि इसका वेट पुट ऑन क्यों हुआ है। एक्चुअली। जबकि मैं जानती थी, मेरे घर वाले जानते थे कि मुझे स्टीरॉइड्स दिया जा रहा है, हम्म। क्योंकि कीमोथेरेपी अगर आपकी बॉडी में जा रही है, ऐसे में अगर आपका शरीर तैयार नहीं है तो आप कैसे उसे झेलेंगे। तो स्टीरॉइड्स दिया जाता था, तो उसकी वजह से मेरा वेट सडनली 20-25 kg पुट ऑन हो गया। वो भी आई थिंक 2-3 मंथ्स में। हम्म। ना मेरे पास कपड़े रहे थे पहनने के लिए। इनफैक्ट मैं बड़े लूज पैजामे पहनती थी और टी शर्ट्स पहनती थी। और जो स्लीपर्स हम लेडीज पहनती हैं, हम छोटी छोटी सी नाइस स्लीपर्स पहनती हैं। तो मेरे पैर पर इतनी स्वेलिंग होती थी कि मैं अपनी सिस्टर से बोलती थी कि मेरे लिए किसी जेंट्स की लूज स्लीपर्स ला के दे दो, सो दैट आई कैन वेयर इट। और मेरे पैर में जो स्वेलिंग है उस पे वो जो बेल्ट आता है वो मुझे चुभे ना। सो हमने इस तरह के बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए और जिंदगी फिर चलने लगी। फिर मैंने शॉर्ट्स पहनना शुरू किया धीरे धीरे। फिर मेरा थोड़ा सा वेट कम हुआ। देखो मैं फिर अब वापस अपने पुराने क्लोथ्स में भी आ गई हूँ। सो इट विल टेक अनदर 2-3 years के मैं वापस उसी वेट पर आ सकूं शायद। फिजिकली तो आप लड़ ही रही थी, मेंटली उस टाइम कितना आप लड़ रही थी, और उस टाइम आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट क्या था? मेरी सिस्टर मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। और मेरी एक नीज है जो मुझे हमेशा हंसाती रहती थी। तो हम लोगों ने हंसते खेलते, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ हंसते हंसते हमने ये सफर काटा। इक्वली हम हंसते हुए रोते हुए हमने अपना टाइम गुजारा। 6 मंथ्स तक मुझे आइडिया नहीं आ रहा था कि क्या होना है। उसके बाद जब स्लोली जब रिजल्ट्स आने लगे तो हमें लगा नहीं नहीं, डॉक्टर पर कॉन्फिडेंस रखा हमने। हम्म। और इनफैक्ट मेरे डॉक्टर्स भी बहुत हेल्पफुल रहे। और मुझे लगा कि अगर मैं इस तरह से घर पर रहूंगी तो शायद डिप्रेशन में आ जाऊंगी। तो मैंने इमीडिएटली एज एन इन्फ्लुएंसर काम करना शुरू किया। मैं घर पे बैठती तो मैं डिप्रेशन के अंदर घिरी रहती। हालांकि कई बार ऐसा होता था कि मैं कमिटमेंट देती थी कि मैं आ रही हूँ, मैं ये अटेंड कर रही हूँ, और मैं नहीं जा पाती थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। मगर मैंने काम करना शुरू किया आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि पॉसिबली लोग नहीं कर पाते हैं। ये चीजें जल्दी पॉसिबल नहीं होती हैं। मगर मैंने काम करना शुरू किया। लोग जब ऐसे कोई बीमारी से जब कोई लड़ रहा होता है, कैंसर स्पेशली, तो लोग सिंपैथी भी देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या लग रहा था, लोग सिंपैथी ज्यादा दे रहे हैं लेकिन सपोर्ट कम दे रहे हैं? देखो एक चीज से मुझे बहुत चिढ़ आती थी उस वक्त, अगर मुझे कोई ऐसे कहता था ना, कैंसर पेशेंट बेचारी। तो हम्म। मुझे लगता था कि ठीक है ना, जैसे ये लोगों को डायबिटीज हो जाता है, लोगों को कुछ और हो जाता है, तो मुझे कैंसर हो गया तो मुझे किसी से हमदर्दी नहीं चाहिए थी। आई ऑलवेज वांटेड रिस्पेक्ट। क्योंकि हमदर्दी जब कोई देता है तो ऐसा आपको फील होता है कि आप बड़े बेचारे टाइप्स के हैं। तो मुझे लोगों से हमेशा से रिस्पेक्ट चाहिए होती है। मैं ये चाहती हूँ कि आप रिस्पेक्ट करो इस चीज का, कि कोई कैंसर से गुजर रहा है उसको स्पेस दो। और आप उसको परेशान मत करो अपनी इस तरह की कमेंट से। हम्म। और सिंपैथी से पता नहीं क्यों मुझे एलर्जी है। अगर मुझे कोई सिंपैथी देता है ना तो मुझे लगता है क्या हो गया, कैंसर आया था ना। और हमारे आज देश में कैंसर का इलाज होता है। ये बड़ी प्राउड की बात है कि आज हम स्टेज 4 के कैंसर पेशेंट्स दोबारा काम पर जाते हैं और दोबारा हम काम करने लगते हैं। तो वहां भी हमें सिंपैथी नहीं चाहिए भी। आई बिलीव कि जितनी भी कैंसर कम्युनिटी है, मैं उनकी तरफ से सबसे बोलना चाहूंगी कि हम सिंपैथी का पात्र नहीं है, हमें रिस्पेक्ट दो।
ट्रू। बिकॉज वी आर वॉरियर्स समवेयर और द अदर वे। हम एक ऐसी जंग जीत कर आते हैं जो शायद डॉक्टर्स को भी पता नहीं होता है कि आप वापस आओगे या नहीं आओगे। सो वी डिमांड रिस्पेक्ट, वी डोंट डिमांड सिंपैथी। तो सर्जरी के दौरान आपके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके लिए आपको काफी दुख हुआ? मेरी जब सर्जरी हुई तो मेरा लेफ्ट ब्रेस्ट पूरा कंप्लीटली निकाला गया, और मेरी लेफ्ट हैंड के पीछे से जो हमारा एक ऐसा मसल होता है जो हमारी शोल्डर को मूव कराता है, जिससे हमारे हाथ में स्ट्रेंथ होती है। हम्म। तो उसमें डॉक्टर ने मेरे साथ में शायद इतनी ठीक तरह से मेरे से क्लियरली बात नहीं की, और उन्होंने मेरा एलडी फ्लैप निकाल दिया। एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल होता है जिससे हम पूरे शोल्डर को मूव करते हैं। ओके। जैसे हमें इसे वेट उठाना है ऐसे, तो हम उस शोल्डर में उस मसल का इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉक्टर को लगा कि इस मसल से हम इसके ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रादर देन टेकिंग फ्लैप फ्रॉम सम अदर प्लेस। दे हैव टेकन दैट फ्लैप। उन्होंने वहां से एलडी फ्लैप लिया और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। पर आज आज जैसे कि 3-4 साल हो चुके हैं, तो आज मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि शायद वो एलडी फ्लैप ना निकाल के मेरे पेट में से या मेरी कहीं और से अगर वो फ्लैप लिया जाता, तो शायद आज मैं ज्यादा कंफर्टेबल होती। क्योंकि लेफ्ट हैंड मेरा काफी वीक हो गया। मैं ज्यादा वेट नहीं उठा सकती हूँ। मैं जब जिम जाती हूँ तो मुझे डिफिकल्टीज होती हैं बहुत ज्यादा वेट उठाने में। तो सम और द अदर वे, जो लेफ्ट हैंड मेरा फ्रोजन हो गया है, मतलब लेफ्ट शोल्डर थोड़ा फ्रोजन है। हम्म। दैट इज द ओनली थिंग जो मैं रिग्रेट करती हूँ। हम्म। मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर ने मुझे बताया होता कि आपका शोल्डर थोड़ा सा फ्रोजन रहेगा। सो यस। जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी ब्रेस्ट हेल्थ को इग्नोर करती हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? सी हम महिलाओं को बड़े उससे बचपन से सिखाया जाता है कि आपकी सुंदरता आपके शरीर में है, और आपके लुक्स पर है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। यस। तो जब ये चीजें हुई मेरे साथ, तो मुझे लगा कि अ, ठीक है, मेडिकली अगर आपका पूरा ब्रेस्ट रिमूव करके रिकंस्ट्रक्ट भी कर दिया गया हो, सो दिस इज नॉट कॉल्ड एज ब्रेस्ट। बिकॉज अंदर के सारे मसल्स निकाल के और उसमें कोई और नया मसल्स डाला गया हो, देखने में आप बड़ी सुंदर दिखते हो, लगता नहीं कि आप ऐसी सर्जरी से गुजरे हो। डेफिनेटली आपके काफी टांके आए हैं। सो ऐसे में मैं जितनी भी महिलाएं हैं उनसे मैं ये कहूंगी कि ब्रेस्ट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। तुम्हारी जिंदगी उससे काफी काफी बड़ी है। काफी आप अपने शरीर का ख्याल रखिए। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है आपके साथ कि जिसको आपको निकालना पड़े, तो आप निकालने से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके ब्रेस्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्योंकि ये शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं, तो अगर आप सड़क पर चलती हैं या आप कहीं पर भी जाती हैं, तो अपने ब्रेस्ट को थोड़ा संभालिए, उस पर चोट ना लगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें हिट हो गया कहीं से और हमने उस चीज को इग्नोर किया, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ज्यादा जोर से चोट लग गई है, तो उसकी वजह से लम्प्स आते हैं, और फिर कई बार उसका मेलिग्नेंसी में भी कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। हम्म। सो दिस इज वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ योर बॉडी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और आप अपना चेकअप करते रहिए टाइम टू टाइम। अगर आपको लगता है कहीं लंप है, तो सबसे पहले सारे काम छोड़कर अपना ख्याल रखिए, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। ये नहीं कि आज ये काम है, कल वो काम है, चल मुझे ये करें। करना है वो करना है। सो अपने आप का ख्याल रखिए। तो आप अपने आप को सर्वाइवर मानती हैं या फाइटर मानती हैं, और जब आप खुद को मिरर में देखती हैं तो क्या फील करती हैं? ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। अ, मैं अपने आप को जब मिरर में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया कि मुझे कैंसर क्यों आया। जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है। और अगर शायद मुझे ऊपर वाले ने कैंसर दिया, तो उसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। और जहां तक मुझे लगता है कि वजह शायद यही रही होगी कि ये भी एक फेज है।
कुछ लोगों की लाइफ में आता है, तो आप उससे डट कर लड़िए और बाहर निकल सकते हैं। और मुझे इस कैंसर ने जो हिम्मत दी है, शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन रहा है कि हर चीज अपने वक्त पर होती है। वक्त से पहले आपको कुछ नहीं मिल सकता, चाहे वो पैसा हो, तरक्की हो, चाहे कुछ भी हो, आप अपने वक्त का इंतजार कीजिए। जैसे ये बहुत स्लो प्रोसेस रहा है, तो मैं कैंसर से कभी दुखी नहीं हुई, मुझे नहीं लगा कि मुझे कैंसर क्यों आ बहुत गया। अच्छी बात है ये तो। आई आई थिंक मैं कभी डिप्रेस भी नहीं हुई। एक बार जब मैंने चीजों को समझा तो मुझे लगा ठीक है, ये भी एक फेज रहा। और कैंसर पेशेंट्स जो आज जितने भी हैं, मैं उनसे भी कहूंगी कि इसे थोड़ा लाइटली लीजिए। हो जाता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। हम खाने पर, कुछ चीजों पर ध्यान नहीं देते, तो आप उसका ध्यान दीजिए। और ये भी नहीं है कि कैंसर आया तो जिंदगी आपकी खत्म हो गई। ये है कि मुझे पता है कि मेरी लाइफ थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है, और मैं उसे बहुत इजी लेती हूँ। हम फिट तो इंडिया हिट। आई मीन, इंडिया को वैसे भी बहुत हेल्थ पर काम करने की जरूरत है। और डेफिनेटली इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री। हम ग्रो कर रहे हैं, हर फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, और हर फील्ड में हम आगे हैं आज। तो अगर हेल्थ में भी हम आगे रहते हैं तो डेफिनेटली योगा जो हमने शुरू किया था, इस देश ने शुरू किया था, आज आज पूरे विदेश में, आज पूरी दुनिया योगा करने लगी है। तो कुछ चीजों को लेके बड़ा प्राउड फील होता है। तो कम से कम हम योगा तो डेली कर ही सकते हैं। और योगा, आई थिंक, सिर्फ योगा का मतलब ये नहीं होता कि हम आड़े टेढ़े पोजेस बना रहे हैं। हम योगा में बैठकर, हम आराम से बैठकर डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। सो इंडिया में बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है योगा जो है। तो इसको आप करते रहिए। और इस योगा को काफी प्रमोट भी किया गया है, आई थिंक। जी। तो मैं चाहूंगी कि हम सभी को योगा भी करना चाहिए, और अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच रोजलिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, कैंसर भले ही बहुत सारी चीजें छीन लेता है, लेकिन आप लोगों की हिम्मत और जज्बे को नहीं छीन सकता। और ये कहानी सिर्फ Yes. बीमारी की नहीं, बल्कि खुद को दोबारा पाने की है। थैंक यू सो मच रोजलिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी पॉजिटिविटी के साथ लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए। थैंक यू सो मच, लक्ष्मी।